प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम इस ई लर्निंग पठन पाठन में कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए भारत की खोज में जो नई समस्याएं हैं उसका दूसरा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित है। ये सब पढ़े थे आप लोगों ने। हर्ष के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, 6ठी शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, शहाबुद्दीन के बारे में पढ़ा था, आक्रमण के बारे में, और तैमूर के बारे में, और मिली जुली संस्कृति के बारे में मैंने बताया था। और आइए इन दो महापुरुषों के बारे में आपसे हम बात करते हैं, कबीर और नानक। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों लोग तो जो थे, देखिए, एक इस्लाम के आने के बाद से भारत में एक नई तरह की समस्याएं पैदा हो गई थी, और इस्लाम के उदय के साथ ही जो है एक सामाजिक विद्वेष का वातावरण पूरे हिंदुस्तान में पैदा हो गया था। और इसे लेकर के हमारे देश के जो वर्ग था काफी चिंतित था, और लोगों के बीच एक समन्वय और समरसता का वातावरण, कटुता जैसी स्थिति पैदा हुई थी। प्यारे बच्चों, आप नानक को भी जानते हैं, कबीर को, ये दोनों सबसे बड़े मानवता के पुजारी हैं। आप देखिए, नानक सर्वेश्वरवादी थे। इन दोनों के बारे में मैं चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ें जो है लिख लेंगे। देखिए, ये सब रखा हुआ है। नानक जो थे वो सर्वेश्वरवादी का मतलब, देखिए, दोनों का दृष्टिकोण मिलता जुलता था। वो सभी प्रकार के ईश्वर में विश्वास रखते थे। उस भेदभाव मिटा करके लोगों में एक सामाजिक समरसता का भाव पैदा करने में विश्वास रखते थे। मूर्ति पूजा शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना में अलग अलग मार्ग मानवता को दिया। इन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का विरोध किया। देखिए, हमेशा ये लोग पूरे तरह से कुरीतियों का विरोध किया, और एक सामाजिक समरसता का भाव पैदा हो, इस तरह के प्रयासों के लिए इन दोनों महापुरुषों ने काफी संघर्ष किया। तो मैं चाहूंगा कि आप इन लोगों के बारे में एक छोटा सा टिप्पणी जरूर, नानक के बारे में भी लिख लेंगे। कबीर भी एक समाज सुधारक थे। देखिए, उनका अनुभूत सत्य के आधार पर समाज का दर्शन था। कुसंगति, छल कपट, अहंकार, निंदा, जाति भेद, धार्मिक पाखंड आदि को त्याग कर सच्चा मानव बना जा सकता है। वे आचरण की विशुद्धता पर बल देते थे। तो ये दो महापुरुषों के बारे में आप जरूर देखिएगा। कबीर का क्या, ये दोनों जो थे एक सामाजिक समरसता का भाव पैदा करने में विश्वास रखते थे। मैं चाहूंगा कि आप दोनों के बारे में ये लोग याद करिएगा। ये मानवता के पुजारी थे। धर्म, विद्वेष, पाखंड, इस कटुता को मिटा करके एक सुंदर समाज की संरचना करना चाहते थे। तो आप नानक के बारे में भी लिखिएगा, कबीर के बारे में भी लिखिएगा। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं अगले हिस्से में अमीर खुसरो के बारे में। देखिए, जो इन्हीं की श्रेणी के चोटी के कवि थे, फारसी के चोटी के कवि थे, लेकिन हिंदी भाषा में भी इनका कोई सानी नहीं था। एक खड़ी हिंदी में इन्होंने लिखा, मुकरी और पहेलियां। आज भी इनकी मुकरी और पहेलियों को बड़ी चाव के साथ गाया जाता है। ये संगीत, विज्ञान, गणित की जानकारी रखते थे। ये इन्होंने कई वाद्य, सितार का आविष्कार भी इन्होंने किया, और एक महान संगीतकार थे। तो अमीर खुसरो के बारे में ये सब बातें जो है आप आराम से ये सब आप रखिएगा। इसके बाद आइए आप देखिए, बाबर के बारे में हम जानते हैं। बाबर, अब ये देखिए, ये तो यहाँ से एक अस्थायी सत्ता की शुरुआत होती है। बाबर के बारे में भी आप जानिएगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाला, क्योंकि इसके बाद बाबर तक तो सब उथल पुथल का काल था। यहाँ से फिर एक मतलब व्यवस्थित शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो भारतीय सभ्यता के इतिहास में इस चीज को भी आपको जानना है। ये सब चीजें जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप इसे इतिहास में अवश्य पढ़े होंगे। मैं चाहूंगा कि इतिहास के तथ्यों को भी आप साथ में उजागर करके चलेंगे, तो हमारा हिंदी का भी काम आसान होगा, आपका इतिहास भी सही रहेगा। तो बाबर देखिए, 1483 ये बाबर का दिया हुआ है। जो जन्म था वो 1483 में हुआ था, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी।
वह मुगल वंश का शासक था, संस्थापक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक और तैमूर का वंशज था और विश्वास रखता था कि चंगेज खां उसके वंशज का पूर्वज था। तो प्यारे बच्चों, बाबर के बारे में आप जानिए, एक नई जागृति का शहजादा था, एक दूरदर्शी था। उसने आगरे में अपनी राजधानी का निर्माण किया और ऐसे बहुत सारे कार्य किया। तो बाबर के बारे में जो भी तथ्य है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे लिख करके रखें। मुगल साम्राज्य का एक सबसे महान व्यक्तित्व जो है, आप अकबर को जानते हैं। अकबर के बारे में जो बातें हैं, उन बातों को भी हमें गौर करना है कि अकबर का व्यक्तित्व तो बहुत ही महान और आकर्षक। आप अकबर के साथ आप शब्द जोड़ते हैं महान, अकबर महान, क्योंकि जितने भी मुगल शासक हुए उन सभी मुगल शासकों में अकबर जो था एक रचनात्मक दृष्टि रखने वाला शासक था। आप इतिहास में भी इस तथ्य को पढ़े हैं। वह बहादुर था, साहसी था, योग्य सेना नायक था। ये सब बातें आप अकबर के बारे में लिख सकते हैं। अकबर पर प्रश्न भी आता है आपकी भारत की खोज से, तो मैं चाहूंगा कि ये सब तथ्यों को रखेंगे। उदार दृष्टिकोण, यानी बड़ी दयालुता का भाव रखता था। उसने दिने इलाही धर्म चलाया, सर्व धर्म सर्व भाव का भावना रखने वाला, एक सेकुलर दृष्टिकोण, एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला शासक था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का जितना बड़ा श्रेय अकबर को जाता है, किसी भी मुगल शासक ने नहीं किया। इसलिए अकबर के पीरियड को मुगल शासन का सबसे गोल्डन पीरियड, खास करके हिंदुओं के लिए ये बड़ा ही सामंजस्य और मानवतापूर्ण दृष्टिकोण रखने वाला शासक था। राजपूतों के साथ इसने भी संबंध स्थापित किया। आपने उधर भी मिली जुली संस्कृति में समन्वय में आपने देखा था। लेकिन एक चीज, एक शासक का नाम आपके इस भारत की खोज में आता है, मेवाड़ के राजा राणा प्रताप। वो इस शादी संबंध के विरुद्ध थे। उन्होंने कभी भी मुगलों के साथ कोई इस तरह के समझौते में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लड़ाई लड़ी और जंगल में रह करके उन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन कभी भी मुगल या के सामने इन्होंने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा और घुटना नहीं टेका। तो एक स्वाभिमानी शासक के रूप में हम मेवाड़ के राजा राणा प्रताप को उनकी वीरता, उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनके उत्साह के लिए हम लोग याद करते हैं। अकबर की एक टीम थी, नवरत्नों की टीम थी। आप देखिए, अबुल फजल, बीरबल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, जिनके आप दोहा पढ़ते हैं अब्दुल रहीम का। तो प्यारे बच्चों, ये था मुगल काल का ये सब इतिहास। इन सब महापुरुषों के बारे में, दो महापुरुषों के बारे में आप जरूर जानिएगा। और एक तीसरा औरंग है, तो मुगल पीरियड में बहुत सारे शासकों की चर्चा की जाती है, लेकिन एक औरंगजेब की चर्चा इसलिए किया जाना यहाँ जरूरी है क्योंकि इसने औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। उल्टी गंगा बहाने का मतलब, औरंगजेब का उल्टी गंगा बहाने का मतलब हुआ कि औरंगजेब ने एक हिंदुओं पर घृणित जजिया कर लगाया, सिख गुरुओं का कत्लेआम किया, अत्याचारी था, अन्यायी था, जनहितकारी कार्यों में विश्वास नहीं रखता था। इसके गलत नीतियों की वजह से मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। और ये इसके शासन काल में एक और उपलब्धि है कि सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य का राज्य दक्षिण भारत तक भी फैला, लेकिन इसकी गलत नीतियों की वजह से ये जो जन कल्याणकारी काम थे इसका खत्म हो गया और ये तमाम तरह के ऐसे विद्वेषपूर्ण निर्णय लिया जिसके वजह से हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पड़ती गई और इस तरह से इसे एक बड़ा ही क्रूर और अन्यायी शासक के रूप में याद किया जाता है। तो औरंगजेब एक ऐसा शासक रहा जिसने मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे पतन के कगार पर पहुंचा दिया। जो मनसबदार थे, मनसबदारी प्रथा भी आप पढ़े होंगे, उन मनसबदारों में स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत होती गई और इस प्रकार जो मनसबदार जिस क्षेत्र का मनसबदार था, मालिक था, वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित करता गया और इस तरह से मुगल साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में विभक्त होता गया। और इसी का फायदा हमारे, देखिए, जब भी हमारा, आपको मैं पहले भी बताया हूं कि जब भी भारत की आंतरिक शक्तियां कमजोर होती है तब विदेशी ताकत भारत पर
अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए सर उठाती है। तो प्यारे बच्चों, ये औरंगजेब के कुकृत्यों का परिणाम था। आपको पता है कि जहांगीर के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो चुका था, जो मसालों का व्यापार करने आने आई। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देख लिया कि भारत की जो आंतरिक सत्ता है वो कमजोर हो रही है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। सोचे कि अब तो हम तो भारत के जो लोग थे वो लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और इसी का फायदा उठा करके मुगल साम्राज्य के बिग टर्न के बाद जो बहुत सारे डच आए, पुर्तगाल आए, फ्रेंच आए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समय तक कोई अगर टिका रहा तो वो थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब भारत में 4 शक्तियों का उदय हो गया, ध्यान रखिएगा। ये 2 विदेशी शक्तियां थी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, और मुगल साम्राज्य का बिग टर्न हो गया। और मुगल साम्राज्य के बिग टर्न के बाद ये 2 भारतीय ताकत थी, मराठा और हैदर अली का हैदराबाद के जो निजाम थे उनका उत्तराधिकारी थे टिप्पू सुल्तान। मराठा शक्ति में शिवाजी का नाम आप जानते हैं। तो ये 4 देखिए, पूरे भारत में वजूद की लड़ाई के लिए, यानी मुगल साम्राज्य के बिग टर्न के बाद जो सिंहासन खाली हुआ था, उस सिंहासन पर बैठने की होड़ में 4 प्रतिद्वंदी थे। 2 विदेशी थे और 2 देशी थे। विदेशी में अंग्रेज और फ्रांसीसी बचे थे लास्ट में सेमीफाइनल की लड़ाई में, और भारतीय में। तो अब देखिए, इसमें अंग्रेज चाहते थे कि हम अकेले रहें। अंग्रेज इसमें सबसे बड़े काबिल हो रहे थे। तो टीपू सुल्तान की लड़ाई फ्रांसीसियों से भी हुई और अंग्रेजों से भी हुई, और इस तरह से फ्रांसीसी बाहर हो गए, और फाइनल में बच गए एक ही विदेशी ताकत, और वो थे अंग्रेज। अंग्रेज काफी मजबूत पड़ रहे थे। इंग्लैंड भारत में काफी मजबूती के साथ अपना पैर जमाता जा रहा था। लेकिन मुगल साम्राज्य के बिग टर्न के बाद जो भारत में सत्ता के सिंहासन पर जो एक शून्यता की स्थिति पैदा हुई थी, उस सत्ता को पाने के लिए ये दोनों भी आपस में लड़ रहे थे। यानी बाकी छोटे मोटे तो राजवाड़े खत्म हो गए, लेकिन जो सबसे बड़ी, और इसमें भी मराठा जो शक्ति था वो सबसे बड़ी ताकत के साथ उभरा। मराठा शक्ति का नेतृत्व किया शिवाजी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप शिवाजी के बारे में भी आप एक नोट तैयार करेंगे, और वीर शिवाजी जो मराठा शक्ति के उदय के साथ आप वीर शिवाजी को जरूर लिखेंगे। हमने नोट में उनको आपको लिए एक वर्ग दे दिया है, आप जरूर किताब से खोजिएगा। शिवाजी एक छापामार युद्ध के सेनानायक थे, इनके घुड़सवार थे, इनके पास सेना कम थी लेकिन साहस ज्यादा था। और ये लोग मुगल छावनियों पर, चाहे जो भी शत्रु थे, शत्रु दल पर छापामार युद्ध के लिए फेमस थे। इन्होंने सरदेशमुखी और चौथ कर लगाया, इन्होंने राज्य स्थापित की। तो इस तरह से आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप शिवाजी के बारे में भी खोज करके देखिए। इसी दौर में जब मैं आपको बताया कि जब इस तरह की आंतरिक सत्ता कमजोर होती थी, इसी बीच में भारत पर देखिए नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने धावा बोल दिया 1739 में। ये भी आखिरी लुटेरा था। और आपको पता होगा कि लाल किले से तख्ते ताउस, शाहजहां का जो सिंहासन था तख्ते ताउस, जो कोहिनूर हीरा से बना हुआ था, उसको लूट लेकर के गया। ये अफगानिस्तान, उसी समय अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ नादिर शाह आक्रमण। और दिल्ली से मुगल शासक, ये सब परिवर्तन हुए नादिर शाह के आक्रमण के बाद। अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया, नंबर 1। दिल्ली से मुगल शासकों का अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया। और 1757 की प्लासी की लड़ाई जानते हैं आप। हाँ, मीर जाफर के सहयोग से अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा करके बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो इस तरह से धीरे धीरे मुगल सत्ता छीड़ होती गई, और विदेशी शक्तियों में सिर्फ अंग्रेज बचे। फ्रांसीसियों के साथ उनको भगाया। और ये देखिए, उसके बाद भारत में 3 शक्तियां बची। आपको बताया, मराठे बचे जो शिवाजी की ताकत थी, और दूसरा टीपू सुल्तान थे। लेकिन अंग्रेजों ने
अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान की लड़ाई सीधी हुई और अंग्रेज बड़े चालाक थे। सोचे कि दो शत्रु हैं, ये दोनों मिलने ना पाए। अंग्रेज सोचते थे कि ये जो हमारे दो शत्रु हैं, ये दोनों शत्रु आपस में मिलने ना पाए। इसलिए उन्होंने बड़ी ही स्ट्रेटजी अपनाकर सबसे पहले 1799 में टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया। अब दो ताकत बच गई, मराठा शिवाजी और अंग्रेज। अब ये भारतीय ताकत, अब दो ही ये फाइनल राउंड में पहुंचे। भारत की सत्ता पर, सिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ये पहुंचे मराठे और अंग्रेज। और एक ऐसा समय लग रहा था कि मराठे विजयी हो जाएंगे, लेकिन कई भारतीय राजाओं ने मराठों का साथ नहीं दिया, जिसके वजह से अंत में मराठा शक्ति का भी उदय हुआ और मराठा शक्ति का भी अंत हो गया। और फाइनली दिल्ली के सिंहासन पर अंग्रेज काबिज हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये नई समस्याओं में ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैं और 2 मिनट की बातें करूंगा। इसके अलावा उत्तर भारत में जो शासक थे, जो अभी अभी अपने प्रभुत्व के लिए जाने जाते थे, एक थे महाराणा रणजीत सिंह, जो पंजाब के सबसे प्रभावशाली शासक थे। इनके बारे में भी आप एक नोट और टिप्पणी जरूर बना लीजिएगा। कश्मीर और उसके सरहदी सूबों तक साम्राज्य का विस्तार किया। ये अत्यंत मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले थे, दयालु थे, उदार थे, कृपालु थे और शांति प्रिय थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी आप लिख लेंगे, उसी दौरान चल रहे थे। और एक महत्वपूर्ण शासक जिसके बारे में भी चर्चा आपके लिए करना जरूरी है, और वे थे जयपुर के राजा सवाई राजा जय सिंह। इन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की। यूरोप से बहुत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले शासक थे, इतिहासकार थे, खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने अपने ही स्टडी किया, यूरोप से कई नक्शे मंगाया। और जयपुर ऐसा शहर है जिसको पहले मैप तैयार किया गया, और वो मैप खुद सवाई राजा जय सिंह ने तैयार किया, और उसके बाद उस नगर की स्थापना की। इसलिए आज भी बहुत हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत शहर जयपुर है, क्योंकि वो बिल्कुल प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से इस शहर को बसाया गया है। तो आप जरूर जय सिंह को लिखेंगे तो ये सब बातें लिखना आपके लिए जरूरी होगा। इसके अलावा जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, बनारस और मथुरा में इन्होंने वेधशालाओं की स्थापना की, जंतर मंतर। तो ये जय सिंह की उपलब्धियां रही। इसके अलावा प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। आप नई समस्याओं से जुड़े, और यही सब चीज़ें थी। आपका ये चैप्टर 2 वीडियो में पूरा हुआ। मैं उम्मीद करूँगा जितनी बातें मैं आपको बताया हूँ उसका आप नोट तैयार कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।